स्वागत है आप सभी का। आज हिंदी व्याकरण में व्याकरण का दूसरा भाग शब्द विचार, इसको अंग्रेजी में इटिमोलॉजी कहते हैं। शब्द विचार में शब्द और पद में अंतर, शब्दों का 5 तरह से वर्गीकरण। पढ़ने के पहले एक आपसे बहुत प्रेम भरा आग्रह होगा कि व्यक्ति जैसा भाव होता है वैसा ही कर पाता है। इसलिए पढ़ने के पहले आप अपने भाव को शुद्ध रखें। जिससे अगर आपका भाव ये है जांचने परखने का कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, देखें, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं हमसे। आपका भाव जो है, जो आप जानते हैं वो और जो हम पढ़ा रहे हैं वो दोनों जाएगा, कहीं भी किसी के साथ। इसलिए कहीं भी कोई अगर कुछ बताता है, कोई प्रवचन देता है, ज्ञान देता है, उसकी बातों को ध्यान से भाव से सुन लीजिए और तब मंथन कीजिए अपना। जैसे देखिए, स्थिति एक ही होती है लेकिन समझने वाला 2 अर्थों में समझ लेता है। शायद आप जानते भी होंगे कि जब सीता जी को सिंदूर लगाते हुए हनुमान जी ने देखा था तो उनका ये एक कौतूहल था कि क्या ये सिंदूर लगाने से क्या होता है। सीता जी ने इस बात को जवाब दिया, इस बात का, कि सिंदूर लगाने से भगवान खुश होते हैं। ठीक है, वही बात हनुमान जी को बड़ा प्यारा लगा। और भोले भक्त तो भोले भाले होते हैं, दिल में कोई छल कपट होता नहीं है। और इसी बात पर उन्होंने क्या किया कि पूरे शरीर में सिंदूर पोत कर, पूरे शरीर में सिंदूर का लेप करके, और भगवान राम के सामने जब गए, राम ने देखकर जोर से हंसा। हनुमान जी ने सोचा कि सीता माँ सही कहती थी कि भगवान बहुत खुश होंगे। लेकिन यही परिस्थिति हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, और वही हंसी द्रौपदी ने दुर्योधन के देख करके हंसा। बात तो सही थी, लेकिन दुष्ट विचार का व्यक्ति, वही दुर्योधन का विचार दुष्ट प्रवृत्ति का था, बुरा प्रवृत्ति का था, तो बुरा मान गया और महाभारत हुआ। लेकिन हनुमान जी वही जो है एक बहुत ही परम भक्त और प्रेम से भरा, बहुत ही मतलब कि भक्त वत्सल, अंदर कोई छल कपट नहीं था, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो परिस्थिति होती है एक ही होती है, एक ही वस्तु होती है, लेकिन अर्थ लगाने वाला अपने अनुसार अलग अलग अर्थ लगाता है। कोई किसी 2 व्यक्ति को देखता है, कहता है कि ये पति पत्नी है। कोई कहता है, कोई गलत धारणा से देखता है कि दोनों गलत है। कोई कहता है भाई बहन है। तो अपनी मन में जो वृत्ति होती है, जैसा वो गलत भाव उसके अंदर होता है, वैसे दूसरे को भी समझ लेता है। इसलिए ऐसा भाव नहीं रखनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं शब्द विचार। सबसे पहले शब्द विचार, शब्दों का विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के बारे में हम विचार करें, शब्दों का अध्ययन करें, वो होता है शब्द विचार। और इसमें शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक यानी अर्थ के साथ सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। इसका मतलब कि जो वर्णों का मेल सार्थक न हो वो शब्द नहीं कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब एक चीज़ और यही बता देते हैं कि शब्द और पद में अंतर। तो वही शब्द जब स्वतंत्र रहता है तो वो शब्द होता है, लेकिन वही जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य के नियमों से बंध जाता है, तो पद हो जाता है। जैसे राम एक लड़का है, इसमें राम जो है पद हो गया, लड़का पद हो गया। लेकिन केवल कहे राम, केवल लड़का, तो ये शब्द है, लेकिन जब वाक्य में लग जाते हैं तो पद कहलाते हैं। लिंग वचन कारक के अनुसार ये बन जाते हैं। और व्याकरण में सबसे पहले अर्थ के अनुसार, तो अर्थ के अनुसार 2 तरह के शब्द बताए जाते हैं। एक जिसका अर्थ निकलता है सार्थक, और एक जिसका अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक। जैसे घोड़ा, हाथी, ये सार्थक शब्द है,
लेकिन अब कोई कि का घा ना चागा, ये सार्थक नहीं है तो निरर्थक है। तो अर्थ के अनुसार दो, सार्थक और निरर्थक। लेकिन कहीं कहीं बंटवारा आपको ये मिलता है ऊपर वाला, क्योंकि हम सार्थक का अध्ययन करते हैं, निरर्थक का अध्ययन नहीं करते हैं, तो सार्थक शब्द को ही अर्थ के अनुसार कहा जाता है कि 4 तरह के हो जाते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी। यानी एकार्थी शब्द जो एक अर्थ वाला हो, एकार्थी शब्द कहते हैं। जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, एकार्थी। अनेकार्थी, एक ही शब्द हो लेकिन उसका एक से ज़्यादा अर्थ हो तो अनेकार्थी शब्द। समानार्थी, समान अर्थ वाले कई शब्द जब एक ही अर्थ रखे, जैसे घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं, तो तीनों का अर्थ क्या हुआ? एक। तो ये अनेकार्थी, ये समानार्थी, ठीक है, ये समानार्थी, ठीक है। और विलोमार्थी, उल्टा अर्थ वाले शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ उल्टा अर्थ वाला, जैसे सत्य का असत्य। तो इस तरह से अर्थ के अनुसार सार्थक, निरर्थक, और कहीं कहीं ये बंटवारा भी होता है। जो सार्थक है उसका बंटवारा किया जाता है कि अर्थ के अनुसार एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोमार्थी शब्द हो गया। अब आइए रचना बनावट के अनुसार। रचना के अनुसार हो गया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ जिसका खंड सार्थक ना हो, इसको टुकड़ा किया जाए, जैसे घोड़ा, घो आड़ा, अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, खंड सार्थक ना हो तो ये है रूढ़। यौगिक जिसको खंड करने पर अर्थ भी निकल जाता है, खंड करने के बाद भी अलग अलग अर्थ हो तो है यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय को जब अलग अलग कीजिएगा तो विद्या जो आलय, विद्या का भी अर्थ होता है, आलय का भी घर होता है, घर होता है। विद्या आलय, विद्या का घर, दोनों का अर्थ है, इसलिए क्या है? यौगिक शब्द। लेकिन योग रूढ़ जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष प्रकट करते हैं, जैसे दशानन, दशानन जिसके 10 मुख यानी रावण, तो दशानन का मतलब क्या हो गया? रावण। तो ये है आपका योग रूढ़। अब है प्रयोग के अनुसार विकारी और अविकारी। प्रयोग के अनुसार शब्द दो होते हैं, इन दो प्रकार के हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। तो विकारी का मतलब है कि जो शब्द जो होते हैं वाक्य में प्रयोग होने के बाद लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वो है विकारी शब्द। और जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, ज्यों का त्यों रहते हैं, वो अव्यय, जिसका व्यय न हो, कोई परिवर्तन न हो, अव्यय शब्द। बड़े बड़े ऊपर क्लासों में भी आता है 1 नंबर का, अव्यय क्या है। तो अव्यय शब्द या अविकारी दोनों एक ही चीज़ है, दो नाम से जाने जाते हैं, अविकारी और अव्यय। यानी जिसका व्यय न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिस शब्द में वाक्य में प्रयोग होने के बाद भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ, कुछ का कुछ हो, किछ है, कुछ या होता नहीं है, जहाँ भी लगेगा वैसे ही लगेगा। आज है, थोड़ा है, ठीक है, ये जिम करते में रहते हैं। लेकिन वही देखिए लड़का, ये बदल जाएगा, बहुवचन होगा तो लड़के हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा तो लड़की हो जाएगा। लेकिन आज का हो तो ना तो आज का स्त्रीलिंग होगा ना बहुवचन होगा। तो ये आज क्या है? कुछ है, थोड़ा है, ये अविकारी है, अव्यय है। अब है उत्पत्ति के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यानी तो तत्सम जो संस्कृत से सीधे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत से सीधे, जैसे पुष्प, पुस्तक, ये संस्कृत में भी पुष्पम, पुष्पा, पुष्पम, पुस्तक, पुस्तकम, इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत से ज्यों कहते होंगे ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो है तत्सम। लेकिन तद्भव थोड़ा सा रूप संस्कृत से आए हैं लेकिन अपना रूप थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं थोड़ा सा, वे होते हैं तद्भव। जैसे कर्पूर, कर्पूर को हम हिंदी में कपूर कहते हैं। अग्नि, आग, ये तद्भव है, थोड़ा रूप बदलते हैं। देशज, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे खास देश के शब्द हैं, देसी भाषा जिसको बोलते हैं, जैसे लोटा, डोरी, ठीक है, बहुत ऐसे शब्द होते हैं। डिबिया है, लोटा, जूता, बेटा, ये सब जो है हम लोग का देशज शब्द है, देश से इसकी उत्पत्ति हुई है, देश से, देसी भाषा है, देसी शब्द है। और विदेशज, बहुत ज़्यादा शब्द जो है कुछ ऐसे हैं जो विदेश से किसी न किसी माध्यम से हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, ठीक है, आपका डॉक्टर है, कुली है, स्टेशन है,
टेबल है, ये सब विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा से विदेशी शब्द ये हम प्रयोग करते हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार ये 4 तरह के शब्द हो गए। कार्य के अनुसार 8, यही सबसे लंबा जो पाठ होता है, लंबा चैप्टर कार्य के अनुसार ही होता है ये। तो शब्दों को वाक्य उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक काव्य, समुच्चयबोधक काव्य और विस्मयादिबोधक काव्य। 8 प्रकार, 8 होते हैं। संज्ञा सबसे लंबा पाठ हो जाता है। संज्ञा में आपको लिंग, वचन, कारक, पुरुष ये पढ़ना होता है। नंबर, जेंडर, पर्सन, किस, ये नाउन यानी संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। लिंग, वचन, पुरुष और कारक संज्ञा के अंतर्गत। सर्वनाम तो संज्ञा क्या है? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। छोटे में कहते तो नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को, जगह का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो आता है वो सर्वनाम है। जो नाम के बदले प्रयोग कर दिया जाता है, राम जाता है वह जाता है, तो संज्ञा के बदले जो है वो सर्वनाम। क्रिया, जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो वो क्रिया। जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध हो वो क्रिया कहलाती है। जाना, उठना, बैठना, सोना, जाना, ठीक है। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, एडजेक्टिव। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण, जैसे विशेषण का उदाहरण काला, गोरा। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया हुआ जाना, उसकी विशेषता हुआ धीरे धीरे जाना, वह धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे, तेज, ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। अब है संबंधबोधक काव्य, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। संबंधबोधक काव्य जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है, काके की, जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है वो है संबंधबोधक काव्य। और समुच्चयबोधक काव्य जो 2 शब्दों को जोड़ता है, और या ये 2 शब्दों को जो जोड़ने का काम करता है वो है समुच्चयबोधक काव्य, यानी कंजक्शन। और विस्मयादिबोधक काव्य जो शब्द अचानक मुंह से निकल जाती है, न चाहते हुए भी निकल जाता है। कोई ऊपर से गिरता है, बोलते हैं हाय, बिना कहीं निकल जाती है मुंह से। कोई जा रहा है, तुरंत साइकिल से गिर गया, ना कहते हुए भी उफ, ये सब अचानक मुंह से निकल जाते हैं। तो ये है विस्मयादिबोधक काव्य, यानी इंटरजेक्शन जो होता है। इस तरह से कार्य के अनुसार 8 ये, तो अर्थ के अनुसार, रचना या बनावट के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार और कार्य के अनुसार, ये आपका हो गया शब्द का वर्गीकरण। तो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगे आप अपना विचार दीजिएगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर छोटे हैं तो आशीर्वाद और प्यार।